Good morning, everyone. Today I'm going to explain left topic of chapter 20. And the topic is need for law. Why we need law? यानी कि हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? We need laws to carry our work smoothly. We need laws for the welfare of individual as well as society. We need laws for developing good habits and maintaining discipline. We need laws to गेट द बेस्ट आउट ऑफ रिसोर्सेस यानी कि हमें अपने कामों को अच्छे से चलाने के लिए, सोसाइटी के प्रति व्यक्ति के भलाई के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए और रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसका अच्छे तरीके से यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लॉ की. According to the Indian Constitution, the central government is authorized to make laws on 97 subjects. The state government is empowered to frame laws on 66 subjects and both government can frame laws on 47 subject. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो 97 सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो 66 सब्जेक्ट्स पे, और जो दोनों मिलकर के 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे वो एक साथ मिलकर के कानून बना सकते हैं. द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉ आर डिफेंस, सिटीजनशिप, रेलवे, करेंसी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स एंड any other matter not listed in the category of state laws and concurrent subject. यानी कि रेलवे, डिफेंस और सिटीजनशिप इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. द स्टेट कैन फ्रेम लॉज लाइक प्रिजन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट. यानी वो स्टेट के अंदर अपने पब्लिक सेक्टर, एग्रीकल्चर, प्रिजन, इन सभी चीजों से रिलेटेड लॉज बना सकती है. द लोकल बॉडीज कैन फ्रेम लॉज ऑन द लोकल वाटर सप्लाई, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल ट्रांसपोर्ट एंड अदर civic matters. Meaning of dowry. Dowry is a gift given by the parents of the bride at the time of the marriage of their daughters to the bridegroom and his family. यानी दहेज क्या होता है? जो एक लड़की के घर वालों के द्वारा लड़के के घर वालों को दिया जाता है. ओके, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुरी. Meaning of dowry as a per law. Gift demanded by bridegroom or his parents from the parents of bride and that time of marriage are called dowry. यानी कि जब कोई डिमांड किया जाता है तो वो क्या होता है? हमारा डाउरी. एविल एस्पेक्ट ऑफ डाउरी. डाउरी का क्या इफेक्ट पड़ता है? द मैरिज सेरेमनी बिकम्स एन ओकेजन फॉर सेल एंड परचेज. उसमें क्या शादी नहीं रह जाता बल्कि खरीद और बेच का एक सर्कमस्टेंसेस बन जाता है. पेरेंट के लिए जो डॉटर के पेरेंट जो होते हैं उनको कर्ज लेना पड़ता है, उनको अपनी चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं. और डॉटर के पेरेंट्स कभी कभी जो ग्रूम के पेरेंट्स होते हैं, दूल्हे के जो पेरेंट होते हैं, कभी कभी अनफेयर चीजों की मांग करते हैं जिसको उन्हें पूरा करना पड़ता है. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट 2005 is aimed at providing protection to wife or female live-in partner from violence at the hands of the husband or male live-in partner or his relative. यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में बनाया गया है, इस पे अगर औरत के घर वाले या उसके हस्बैंड उसके ऊपर कोई हिंसा करते हैं तो वो उसके खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज करवा सकती है. द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961. डाउरी प्रोविजन एक्ट कब बनाया गया था? 1961 में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took a very serious notice of the terrible consequence of the practice of dowry and passed the Dowry Provision Act in 1961. Demanding dowry was declared an offense. According to the act, the dowry seeker could be imprisoned for 6 months or fined up to ₹5,000. This step did not prove successful. In case of dowry death, the law provides for inscription for over 7 years. यानी 1961 में लॉ तो बन गया था लेकिन आज भी ये चीजें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं. In 1983, Dowry Act was amended. According to this amendment, the person, the husband or the relative of the husband could be punished with life imprisonment with a fine of ₹15,000. The laws framed by the government regarding eliminating dowry have not proved effective. Daily we hear and read news of dowry deaths by various media. There is an acute need for a strong movement against the evil practice. The sooner the evil practice ends, the better it would be for our India's future. Okay. Next is role of Constitution determining the legitimacy of the law. Democratic states accept the right of the people to express their view on every
action of the government, law is no exceptions. The condition is that dissent should be expressed in peaceful manner. Acts of violence must not be resorted to. यानी कि इसमें सभी लोगों के लिए समान राइट्स होता है. अगर हमारे राइट्स का कोई हनन करता है, कोई हमारे राइट को छीनता है, तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं. Provision implies the act of stopping by law the manufacture, transported and sale of alcoholic liquors except for medicinal purpose. यानी कि अगर हम लीकर जो हम शराब बेचते हैं, लेकिन वो भी प्रोविजन है, मना है, लेकिन उसका भी यूज आजकल किया जाता है. Constitutional provision on provision. Article 47 under directive principle of state policy. The state shall try to bring about provision of the consumption except for medical purpose of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. यानी कि जो ड्रग होता है, जो ड्रग नशे की चीजें होती हैं, उन चीजों पे प्रोविजन लगाया, निषेध लगाया गया कि अगर वो दवा के पर्पज से लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसका यूज हम अपने नशे के लिए करते हैं तो वो मना है. Provision of anti-liquor campaign. During the freedom struggle, anti-liquor campaign were launched in different states. Gandhiji in this regard had said, "If I were appointed dictator for 1 hour for India, the first thing I would do would be to close without compulsion all liquor shops." यानी गांधी जी जब वहां पे उन्होंने बोला था कि अगर मुझे 1 घंटे के लिए भी डिक्टेटर बना दिया गया तो मैं सबसे पहले शराब की दुकानें बंद करूंगा. Consumption of liquor is grave social problem. Liquor is intoxicating and under its influence, people lose their sense. Quarrels also place sometimes among people. Consumption of liquor is also injurious to health. यानी शराब का नशा का सबको पता है कि क्या चीजें होती हैं. The provision of inquiry committee. The committee gave 1956. The committee gave a number of suggestions with a view to control the consumption of liquor. Some states took some step, but the outcomes were not encouraging. यानी कि इसके लिए कई लोगों ने स्टेप भी लिया, लेकिन जो इसका आउटपुट वो हुआ है वो संदेहपूर्वक है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है. The state of Gujarat has achieved some success in encouraging the provision law. On the whole, it is to be said that the policy of provision has not been successful. It is a matter of serious concern that some section of society would boast of modernization, consider consumption of liquor a status symbol. Genuine, consistent efforts required to get rid of social evils like dowry and use intoxicants. In such issues, government efforts can yield fruitful result only when people are wide awake and cooperate with the गवर्नमेंट एजेंसीज. यानी कि ये चीजें हमारे साथ फुलफिल हो सकती हैं अगर हम उसका इन सारे लॉज का अगर अच्छे से यूज करें. Preambles, the sources of vision. Preambles of the Constitution. It is a introductory statement that provides briefly the objective of the Constitution. यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से डिफाइन किया गया है. The preamble provides guidance to the representative of the people in their task. It gives expression to aspiration of the Indian people. Every word of the preamble has its importance. We must understand the complete meaning of these words and use in the preamble. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना उसमें क्या चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से बताई गई हैं, और उसमें एक एक वर्ड का अपना एक महत्व होता है. वी द पीपुल ऑफ इंडिया. वी किसके लिए बनाया गया है? भारत के लोगों के लिए, यानी सभी लोग एक बराबर है. इंडिया इज सॉवरेन. इंडिया क्या है? एक प्रभुसत्तात्मक देश है. बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर गवर्न्ड बाय द लॉज एंड मेड बाय द ब्रिटिश रूलर. देयर इज नो such foreign control over us now. We can frame our laws without any external interference. Our head of the state of the President of India, who is elected and not appointed. The sovereignty resides in the people of India, who are the ultimate master of their own destiny. यानी कि इससे हम जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनते हैं, उससे ये पता चलता है कि हम अपने द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं. इंडिया इज डेमोक्रेटिक. इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यूएस, और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से. यूएसए जो अब्राहम लिंकन ने बताया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इंडिया इज अ रिपब्लिक. रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी रानी किसी राजा का
यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे वही इंसान राज करता है जिसको पब्लिक चुन करके वहां भेजती है। India is secular. In India, the laws of the state do not show discrimination for any particular religious group. यानी धर्म के आधार पे यहाँ पे बंटवारा नहीं देखा जाता, इसलिए सेकुलर भी बोला जाता है। इंडिया सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इसलिए कि लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। हमारी सोसाइटी एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करती है। ओके, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, सभी को अपने बात कहने का हक है। इक्वालिटी है सबके अंदर, सब एक साथ एक समान है हमारे लॉ के सामने। फ्रेटर्निटी, द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड्स टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड अमंग सिटीजन्स। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी आर इंटर रिलेटेड, यानी ये मतलब सारे लोगों के अंदर भाईचारे की भावना रखती है और सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है? सेकुलरिज्म डिनोट्स इक्वल रिगार्ड फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ ऑल पीपल्स, यानी इसमें क्या होता है कि सभी लोगों के जो रिलीजियस बेस पे सबको एक तरह माना जाता है। ऑल पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन इन इंडिया। सेकुलरिज्म मीन्स दैट ऑल आर फ्री टू प्रोफेस और प्रीच द फेथ ऑफ देयर लाइकिंग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द प्रिंसिपल architect of constitution, was of the view that secular does not mean that the state shall not take into consideration the religious sentiment of people. The secular state means that the parliament shall not impose any particular religion upon the people. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि सेकुलर वो चीजें होती हैं जिसमें पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसको, अगर इंसान किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहता है तो वहां पे उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेकुलरिज्म इन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सेकुलरिज्म को किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट किया गया, इसके फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 51, 25, 27, 28, 29, 30, दीज आर द आर्टिकल्स विच इज रिगार्डिंग टू सेकुलरिज्म, जिसमें सेकुलरिज्म के बारे में बताया गया है। पहला क्या है? द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, यानी कोई भी स्टेट अपने लोगों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और सभी, आर्टिकल 25 में ये बताया गया कि सभी लोग एक धर्म के आधार पर एक बराबर हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग धर्म चूज करने का फ्रीडम है। नो पर्सन कैन बी मेड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ एनी रिलीजन, यानी धर्म के नाम पे कोई भी पैसा हम उनसे नहीं ले सकते हैं टैक्स के रूप में। 28 में क्या बताएगा? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, और कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दिए जाएंगे। On religious ground, the citizen can be denied admission to any educational institute maintained by the state or receiving aid out of the state's fund. यानी धर्म के आधार पे अगर कोई चीजें चलती हैं तो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। Article 30, it gives right to establish educational institution to religious and linguistic minorities based on religious or languages. यहाँ पे minorities की बात की गई कि वो religious अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जो माइनॉरिटी हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एंड डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांट ऑफ एड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय अ रिलीजियस माइनॉरिटी। फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ इक्वालिटी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवोटेड द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स। पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेके 17 तक है। राइट टू फ्रीडम, ये कहां से कहां तक है? 19 से 22। राइट अगेंस्ट पोनेशन, अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है उसके लिए तो वो 23, 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29, 20, 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रिमेडीज, आर्टिकल 32 to 35। राइट ऑफ एजुकेशन मतलब 21 A में बताया गया है। The articles was interested in 2002 the original article 45 amendment, यानी कि 21A 2002 में अमेंडमेंट करके बनाया गया, जो पहले क्या था? 45 था। राइट टू इक्वलिटी, as I am explained in front of law every citizens of this country is equal, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं सब बराबर है।
उनको समान एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, वो एक रोड पे चल सकते हैं, एक जगह पे बैठ सकते हैं, यानी कि कहीं भी कास्ट, रेस और सेक्स के बेस में उनमें क्या किया भेदभाव नहीं किया जाता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड देयर welfare. The state government have to make list of certain castes who were victim of caste system and were considered untouchable in the past. यानी कि और होता है कि मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं जिनके साथ पहले भेदभाव किया जाता था, तो स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि उन लोगों का एक लिस्ट बनाए, अगर उनके और उन्हें किसी चीज की दिक्कत हो तो वो उन्हें प्रोवाइड करवाए। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। द राइट टू इक्वलिटी डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि जो इक्वलिटी की बात की गई है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले बहुत नीचे तबके के थे, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, सबके बराबर लाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। राइट टू फ्रीडम, freedom to form union and association, freedom to assemble peaceful without arms, freedom to move freely all over the country, freedom to settle in any part of country। यानी ये सारी चीजें फ्रीडम हमें हैं, हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, अपनी यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं, कंट्री में हम कहीं भी घर ले सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, इन आवर सोसाइटी ऑल सेक्शन आर नॉट इक्वली इन पोजिशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। यानी कि सभी लोग एक बराबर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे लोगों के, बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है, और तो उस हाल में हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और सभी को 14 साल तक के सारे बच्चों को अपने शिक्षा का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हम धर्म को अपनाने में फ्री रहते हैं। एजुकेशनल राइट्स हमारे पास है, हम अपने तरीके से लैंग्वेज, कल्चर और अपने ऊपर भी अपने अकॉर्डिंग अपना एजुकेशनल कैरियर चूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीजें दिक्कत है तो उसको हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा करके हम उसको चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं जो इसी वजह से होते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए बनाई गई है। वो ड्यूटी क्या क्या है? आर्टिकल 15A में, आर्टिकल 15A में इसके बारे में बताया गया है। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल, जो हमारे नेशनल सिंबल्स है उसका रिस्पेक्ट करना, फॉलोइंग नोबल आइडियाज, और अच्छी चीजों को फॉलो करना, कीपिंग सोवर्निटी इंटैक्ट, और सबके साथ एक साथ भी रहना, डिफेंडिंग द नेशन, अपने देश की रक्षा करना, प्रमोटिंग हार्मोनी, और हमेशा बढ़ चढ़ के इस बात को बढ़ावा देना कि सभी लोग एक समान है। प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज, यानी हमारे जो मोन्यूमेंट्स है और सारी चीजें उसको हमें बचा के रखना। डेवलपिंग साइंटिफिक स्पिरिट, साइंटिफिक यानी कि हमेशा अपने माइंड को कुछ अच्छी चीजों में लगाना। प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये नहीं कि कोई चीज हम गवर्नमेंट की तो हम उसे तोड़ दें, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, और हमेशा अच्छी चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाना, अच्छी बातों को अपनाना, अच्छी चीजों को समझाना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, और उन बच्चों को एजुकेशन दिलवाना जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं। ओके, these are the constitutional things, constitutional duties of for us. Okay, we should do it, and as we aware for our rights, similarly we have to be aware for our duties. यानी कि हमें अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटी को भी फॉलो करना चाहिए। ओके, नाउ एक्सप्लेन दिस चैप्टर। योर होमवर्क इज टू fill your book exercise. Okay, have a good day. Bye.